नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी जम्मू प्रोविंस के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे हैं और सीधा वो वैष्णो देवी माता के दर्शनों के लिए चले गए। आपको बताते चले, सतवारी एयरपोर्ट पे उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था और बड़ी बात यह है कि कुछ रोज पहले जब उन्होंने श्रीनगर का दौरा किया था और श्रीनगर के दौरे के दौरान खुद गुलाम नबी आज़ाद भी वहाँ मौजूद थे और हर गुट, जिसको हम गुलाम नबी आज़ाद गुट कहेंगे, करा गुट कहेंगे, मीर गुट कहेंगे, सभी के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। वही मौजूदगी कल भी यहाँ पर दिखी। यानी पिछले कल जब तैयारियों पर चर्चा की गई थी तो सारे आज़ाद गुट, मीर गुट और तारिक हमीद करा के समर्थक भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज जो स्वागत किया गया उनका, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आया, तो ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक जो ऑक्सीजन है वो राहुल गांधी के इस दौरे से भरी गई है। हालांकि इसमें रजनी पाटिल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रजनी पाटिल हर गुट के बीच में एक पुल की भूमिका निभा रही हैं, हर एक के साथ लाइजनिंग करने के साथ साथ उनको एकजुटता के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी से बातचीत करने की प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो माता के दर्शनों के लिए आए हैं, लिहाजा सियासत नहीं करेंगे। मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, तो देखते हैं। बीजेपी का कहना है कि माता राहुल जी बीजेपी का कहना है चुनावी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी के स्टेटमेंट? और आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पर रिएक्ट नहीं करता हूँ और मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठाकुर अभिजीत जसरोटिया जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, राहुल गांधी के विजिट को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और राहुल गांधी और पार्टी के बड़े नेता इस पर जोर दे रहे हैं कि जो वादे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय गृह मंत्री ने किए थे कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास होगा, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी को लेकर अगर पार्टियों के कार्यकर्ता में जोश आ रहा है तो उनको सबसे पहले राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना चाहिए जी। जहाँ पर भी राहुल गांधी होकर है वहाँ पर कांग्रेस का नीरवोट सुपड़ा साफ ही हो गया जी। रही बात अगर आप जम्मू की बात करेंगे तो राहुल गांधी जी को यहाँ लोगों को मेन जो 3 सवाल है उनका जवाब देना पड़ेगा जी। सबसे पहले वाल्मीकि समाज का जवाब देना पड़ेगा, जो इतने सालों से केवल और केवल लोगों की गंदगी उठाते रहे कांग्रेस की वजह से और कभी भी उन्हें जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी गई। दूसरा, उन्हें वेस्ट पाक रेफ्यूजीज का भी जो है उनके सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा, जिनको अपने ही देश में रहकर रेफ्यूजियों की जिंदगी जो है इतने साल तक व्यतीत करना पड़ी, वो भी कांग्रेस की वजह से। तीसरा, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ की बच्चियों का, और क्योंकि राहुल जी आज देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उनको देवियों को, जो जम्मू कश्मीर में हम अपनी बच्चियों को देवियों के समान समझते हैं, उनका जवाब भी देना पड़ेगा कि इतने साल से अगर कोई हमारी बच्ची जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर लेती थी तो क्यों उनको अपने बाप दादों की प्रॉपर्टी से महरूम रखा जाता। जब इतने सवालों का जवाब राहुल गांधी जी दे लेंगे तो फिर हम इनकी अगली बात जरूर सुनेंगे। अभिजीत जी, हिमाचल समेत बहुत सारे भाजपा शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर लैंड भी प्रोटेक्ट है और जॉब भी प्रोटेक्ट है। आप क्यों नहीं यहाँ पर करवा पाए? कांग्रेस के लोग ये भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जैसे कहते हैं पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और बड़ी मुश्किल से अब कहीं वो ठीक होने जा रहा है जी। तो इतनी बड़ी जो 50-60 साल से हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक नाइंसाफी होती रही, तो
वही एक पेशेंट था जो आईसीयू में अभी तक दाखिल था, जिसके कारण उसको यूटी में तब्दील करना पड़ा। आने वाले वक्त में जब टाइम बदलेगा तो आपको खुद पता चलेगा कि सभी चीजें जो है वापस लौट कर जरूर आएंगी। तो इसमें मुझे लगता नहीं किसी को हमारी नियत पे या ऐसी चीज तो होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहता। अगर हमने स्टेटहुड की बात की है तो वो भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, बाकी लोगों के तो सिर्फ छलावे और बातें ही हैं। जी, राहुल गांधी के दौरे को आप चुनौती समझते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं मार्च के बाद? देखिए, चुनौती तो क्या समझेंगे, उनकी खुद की पार्टी उन्हें सीरियस नहीं लेती है, तो हम उन्हें क्या सीरियस लेंगे? बाकी तो वक्त ही बताएगा उनके आने से कितना फायदा होता है या कितना नुकसान। रही बात कांग्रेस की, तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो सिरे से कांग्रेस को नकार चुके हैं। पिछले डीडीसी चुनावों के जो नतीजे आए हैं वहां से आप भली बात एक जायजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का क्या हाल है। अब राहुल गांधी के आने से कौन सा फर्क पड़ता है वो भी आप आने वाले वक्त में जरूर देख लेंगे। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, अब फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट रविंदर शर्मा। रविंदर जी, क्या आपको लगता है कि फ्रीक्वेंट विजिट, एक पहले श्रीनगर का दौरा किया जाता है उसके बाद जम्मू का दौरा किया जाता है, इससे, हालांकि आप ये मानेंगे नहीं पार्टी में गुटबाजी है, पार्टी में गुटबाजी खत्म होगी? गुटबाजी आपने देखा नहीं, कश्मीर के अंदर सारे लोग थे और आज भी एयरपोर्ट पे और वहाँ सब लोग थे। वो कोई भी आपस में यहाँ तो मन मुटाव होता भी है, उसमें भी जब बड़े लीडर आते हैं सारी पार्टी जो है एकजुट होती है। कश्मीर के अंदर आपने देखा सब लोग मंच पे थे और जम्मू में भी आपको दिखेंगे, आज एयरपोर्ट पे भी सब दिखे। और ये मान लीजिए तो बातें जो है कल की हो गई और छोटी मोटी जो मन मुटाव होता है वो खत्म हो जाता है जब बड़े नेता बैठते हैं। इसलिए कल आपको जलसे में डेलीगेट नजर आएगा, आज एयरपोर्ट पे सारे लोग, यानी छोटा मोटा जो मनमुटाव है खत्म हो जाएगा राहुल गांधी के कल जो जलसा है। कश्मीर में भी आपने देखा कि सब लोग थे जी, जिस तरफ आप इशारा करते हैं जी, और जम्मू में भी आए थे जी, तो मान लीजिए कि बात पास की है जी। क्या आपको लगता है कि इस दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज यूनियन गवर्नमेंट ने भी दिए हैं, यूटी गवर्नमेंट ने भी दिए हैं और विपक्ष की भूमिका सक्रिय होती जा रही है, और अब राहुल गांधी विजिट करते हैं तो उससे मनोबल बढ़ेगा। देखिए विनोद जी, आज इतना प्रयास हमने नहीं किया था कोविड के होते कि हजारों लोग आ जाएं, लेकर सड़कों पे लोग जो है वो एयरपोर्ट से लेकर के कटरा तक जितने लोग आपको दिखे, हजारों की तादाद में जगह जगह पे लोग खड़े थे और हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा लोगों ने उनका स्वागत किया। और इससे पता लगता है कि लोगों में एक बदलाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त रोष है जम्मू के अंदर और राहुल गांधी जी के लिए अट्रैक्शन थी। युवाओं में खास करके पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश देखा गया और कल भी हमने छोटा मोटा डेलीगेशन रखा है, लेकिन हमें ये अंदेशा है कि लोग ज्यादा पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए वहाँ अपना संदेश देंगे। और आज तो सिर्फ माता के दर्शन थे, अब वो वहाँ से चल पड़े हैं, तो पैदल जो है वो 3:15 बजे नीचे चले और 5:45 बजे वो भवन में पहुँच गए जी, और 2.5 घंटे के अंदर वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने दर्शन कर लिए हैं और अब मुझे लगता है कि वो तैयारी कर रहे होंगे नीचे आने की और हो सकता है शाम को ही वो जम्मू पहुँच जाए या कटरा पहुँच जाए। और कल सुबह उनको जल्दी जाना पड़ रहा है जी, इसलिए वो हाँ जो डेलीगेट सेक्शन है वहाँ पे भी जल्दी से आ जाएंगे जी। और कल हमारा अंदाजा था कि 12 बजे करेंगे, हमने टाइम तो 10 बजे दिया था, लेकिन वो 11 बजे ही मुझे लगता है कि पहुँच जाएंगे और अपना संदेश देके चले जाएंगे। और उसके बाद वहाँ होटल में उन्होंने चंद लोगों को पार्टी के लीडर को और सुबह लीडर्स को बात करेंगे। इंटरेक्शन प्रोग्राम है, वो जानते हैं, लेकिन वो जमीनी सच्चाई को जानना चाहते हैं कि रोज जो दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं जी, और लोगों में बहुत बड़ा जो है वो उत्साह है 5 जगह 2019 के बाद, क्या फायदा हुआ वो जरूर पूछेंगे जी, और संसाधन हमारे बाहर जा रहे हैं, नौकरियां बाहर जा रही हैं, यहाँ का व्यापार खत्म हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया, इस यात्राओं को इन्होंने बंद कर दिया, तकरीबन ठप कर दिया और इसलिए बहुत बड़ा जलसा तो नहीं रखा गया क्योंकि कोविड की सिचुएशन को लेकर जब 70 मंत्री
आ रहे हैं, ब्लॉक दिवस हो रहे हैं, जी। सारी चीजें हो रही हैं, उसके बीच वो सब लोगों में अपना संदेश देते। जी रविंद्र जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को मजबूर कर दिया माता के दर्शन करने के लिए या माता के दरबार में माथा टेकने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। नेहरू गांधी परिवार की ये प्रथा रही है, जब भी जम्मू में प्लांट विजिट पे आए हैं माता वैष्णो भी गए हैं, इंदिरा गांधी भी गई है कई बार। इंदिरा गांधी जब हारी भी थी तब भी शपथ कराया था जी। और वो सत्ता में लौटी थी। और कश्मीर में भी गए, माता खीर भवानी भी गए, हजरतबल भी गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मंदिर ही गए, जगह जगह जहाँ भी वो जाते हैं तो वो ठीक है, इसको एक मुद्दा नहीं बनाया जाता। भारतीय जनता पार्टी तो दिखावे के लिए करती है, लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही अधिकार नहीं कि वो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आस्था और सब धर्म का सम्मान करना ये अनेकता में एकता के नारे को मजबूत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। दर्शकों, अब हम बात करेंगे दिल्ली में एलजी और बड़े पदाधिकारी, हमारे ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट कैंपिंग किए हुए हैं। उन्होंने आज अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे मुलाकात की। मौजूदा जो सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उस पर चर्चा की गई। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, जो कामकाज, विकास के कामकाज हैं, उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। खुद अजीत डोभाल जो एनएस है वो भी मौजूद थे, अमित शाह तो मौजूद थे ही थे, साथ में एलजी मनोज कुमार सिन्हा, डॉक्टर ए.के. मेहता, दिलबाग सिंह समेत और भी कई अधिकारी वहां पर मौजूद थे। विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा इस बात पर की गई कि जो प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं उनको एक्सपेडाइट कैसे किया जाए, जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है, पंच सरपंच, डीडीसी, वीडीसी सदस्यों की सिक्योरिटी किस तरीके से की जाए, विस्तार से चर्चा की गई और एक फ्रूटफुल मीटिंग दिल्ली में हुई। तो दर्शकों, जैसे कि हमने बताया कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंपॉर्टेंट मीटिंग ली है, जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दिल्ली से हमारे सीनियर सहयोगी आसिफ रशीद जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या लब्बो लबाब था जब मीटिंग हुई या उसके बाद क्या रिएक्शन था? बिल्कुल विनोद जी, मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है और ऑफिशियल कंफर्मेशन का रात देर गए तक जरूर है। सरकार की तरफ से भी इस पर जारी कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अपनी जगह इस पर बात जरूर करेगा। लेकिन जो अभी तक हमारे पास जो सरकारी जो अभी तक हमें जानकारी मिल पाई है कि इस मीटिंग में 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पर बड़े आराम से सरकार के सामने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपनी बात रखी है, सिविल प्रशासन ने भी और पुलिस प्रशासन ने भी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। उनके साथ साथ डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं दिलबाग सिंह, डीजी बीएसएफ उनके साथ थे, इंटेलिजेंस चीफ उनके साथ जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और मुलाकातों का सिलसिला कल से ही चल रहा है। उनके साथ साथ जो इस वक्त सेना प्रमुख आज की मीटिंग का हिस्सा थे। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सुरक्षा हालातों को लेकर सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट जायजा लेना इस मीटिंग का सबसे बड़ा मकसद था। और इस वक्त जो सीमा पार से हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जो सारी चेंजेस आई हैं उसका कहीं पर कोई नेगेटिव असर जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर, नियंत्रण रेखा पर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ना पड़े। क्योंकि जब अफगानिस्तान के अंदर सारी सिचुएशन बनी 15-16 अगस्त को, उसके बाद हमने देखा कि पीओके के अंदर बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गई, बहुत सारे ऐसे आतंकी गुट जो दोबारा सरकार के जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिली है बहुत सारी खुफिया एजेंसियों को कि सीमा पार काफी ज्यादा एक्टिव बड़े गुट हो गए हैं जो दोबारा शायद किसी नापाक हरकत को अंजाम दे सकते हैं, सीमा के इस पार दोबारा हालात को खराब करने की कोशिश कश्मीर घाटी या जम्मू प्रांत के अंदर कर सकते हैं। उन तमाम चीजों से बचने के लिए पुलिस, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बाकी जितने भी एजेंसियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो बेहतर सिचुएशन बनाने के लिए काम कर रही हैं, उन्होंने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो पूरा ब्रीफ किया गया है आज होम मिनिस्टर के सामने। और इसके साथ साथ आज चुके होम सेक्रेटरी भी अजय भल्ला भी इस मीटिंग में थे और एनएसए अजीत डोभाल का आज उनका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का इस मीटिंग में बैठना
ये तो साफ नजर आता है कि जो सारी परिस्थितियां सीमा पार बनी है उस पर बहुत संजीदगी से सरकार काम कर रही है और इस सिलसिले में चाहे सिविल प्रशासन हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, अपने अपने स्तर पर जो तैयारियां की गई हैं उन तमाम चीजों से डील करने के लिए। और 2-4 दिन पहले अगर देखें तो राजौरी से सांबा तक, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन सरकार की तरफ से या इस पर फौज और बीएसएफ की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन कोशिशें जरूर हुई है। जो हमें जानकारी है कि सीमा पार से घुसपैठ की बहुत सारी कोशिशें की गई। राजौरी के अंदर 2 बार एनकाउंटर्स हुए, हमने देखा कि उनमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया। ये तमाम चीजें जब देखी गई हैं और 3 दिन पहले एक रिपोर्ट भी सामने आती है अलग अलग एजेंसियों से, जिसमें ये पता चला है कि उत्तरी कश्मीर में, जहां पर ऑपरेशन सबसे ज्यादा दक्षिण कश्मीर के अंदर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी एजेंसियां मिलकर काम करती थी, लेकिन उत्तरी कश्मीर के अंदर भी जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं इस वक्त वो सीमा पार से काफी समय से जब आए हुए हैं, घुसपैठ की है, तो इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन तमाम चीजों से डील करने के लिए जो अभी तक पूरे कदम उठाए गए हैं कश्मीर घाटी के अंदर और हालात को बेहतर करने के लिए, एक बहुत बड़ा टास्क प्रशासन के सामने था। एक चीज और हमें बताइए, क्या इस मीटिंग में डेवलपमेंट बॉक्स जो परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, किस तरीके से विकास को नई दिशा दी जाए, इस पर भी चर्चा की गई है? बिल्कुल विनोद जी, पहला पॉइंट था सिक्योरिटी का और दूसरा डेवलपमेंट ही था, क्योंकि जून 2019 और नवंबर 2019 में 2 तरह के प्रोग्राम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किए। एक था उनमें बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 और उसके बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 और 3 भी 2020 में सितंबर और अक्टूबर में गांधी जयंती के मौके पर शुरू किया गया। वो तीनों तरह के प्रोग्राम और उसके बाद सरकार ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री 300 से ज्यादा और जो पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटियां हैं जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई हैं, उन सभी के साथ 300 से ज्यादा मंत्री जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे, कितने बड़े पैमाने पर बदलाव आया है 5 अगस्त 2019 का, उसका जो जायजा लिया गया। वो सरकार को हर 2-2, 3-3 महीने के बाद रिपोर्ट फाइल की जाती है, तो उस पर भी आज बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा चूंकि आज और कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, जहां पर कल से केंद्रीय मंत्री जो 28 मंत्री है उनका पहला दल जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है और थोड़ी देर बाद ये भी कहा जा रहा है कि श्रीनगर के अंदर और भी कुछ लोगों से मुलाकात होगी। तो आज के समय में भी जितने जो प्रधानमंत्री डेवलपमेंटल पैकेज पीएमडीपी था, साल 2014 से काम चल रहे थे और खास तौर पे जो साल 2019 में 5 अगस्त के बाद सरकार ने बैक टू विलेज प्रोग्राम, माई टाउन माई प्राइड हो, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हो और बाकी जितने केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनके तहत जमीनी सतह पर कितना काम हुआ है, वो तमाम डिटेल्स आज ब्रीफ की गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए के मेहता भी इस प्रोग्राम में आज इस मीटिंग का हिस्सा थे। अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी बताऊं, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला बड़ा कंसर्न जरूर था, लेकिन डेवलपमेंट की जहां तक बात है, अगले कुछ दिनों के अंदर सरकार की तरफ से हो सकता है कि एक बड़ा कदम उठाया जाए और जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि अगले हफ्ते रंजना प्रकाश देसाई, जिनको जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन का हेड बनाया गया है, हो सकता है कि वो केंद्र सरकार के सामने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के बाद अगले हफ्ते वो जम्मू कश्मीर जाए और वहां से हर जिले से जो डिटेल्स इकट्ठी की जाएंगी वो केंद्र सरकार के सामने रखी जाएंगी और गृह मंत्रालय की तरफ से उसके बाद इलेक्शंस के लिए हो सकता है कि डेट्स अनाउंस की जाए और फरवरी और मार्च के आसपास अगर चुनाव होता है। ऐसे में सीमा पार जो हलचल हुई है, लगातार कोशिशें हुई हैं, सीमा पर जरूर खामोशी है, लेकिन इसके बावजूद भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई और दूसरी तरफ टास्क बढ़ा कि अगर चुनाव के लिए तैयारियां कर लेती है जो केंद्र सरकार है, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। उससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने हैं उस पर आज तमाम इंटेलिजेंस, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से जो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक अपनी ड्यूटीज दी जानी है, आगे बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी हो। इस पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खास हिदायत आज एमएम नरवाने जो कि सेना अध्यक्ष हैं उनके साथ साथ बाकी तमाम लोगों को, तमाम एजेंसियों को दी गई है। और बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग के दौरान क्योंकि हम देख रहे हैं अब कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बड़े प्रोजेक्ट, जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कुछ पोर्टल्स लॉन्च किए गए, बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को लेकर कामकाज किया गया है, उन सभी लोगों के कश्मीरी पंडित या जो विस्थापी है उन सभी के लिए अभी तक जितने मामला थे वो ऑनलाइन करने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए प्रशासन ने संजीदा कदम उठाया है। वो ब्रीफ भी आज पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को किया गया। विनोद जी, आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब हम बात करेंगे जनरल हाउस की मीटिंग की। 5 महीने बाद जनरल हाउस की मीटिंग होने जा रही है, वो भी वर्चुअल मोड में। यानी मीटिंग तो हो रही है लेकिन वर्चुअल मोड में हो रही है और वहाँ पर कॉर्पोरेटर्स को कहीं ना कहीं नाराजगी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार, केंद्र सरकार लोकसभा राज्यसभा दोनों चला सकती है, तो वर्चुअल मोड में जनरल हाउस की मीटिंग की क्या आवश्यकता है।
हमने कुछ कॉरपोरेटर से बातचीत की और उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, पर्दादारी करने के लिए वर्चुअल मोड में मीटिंग कर रही है। मीटिंग हर महीने होनी चाहिए, फेस टू फेस मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमें अपना वोट दे करके, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके हाउस के अंदर भेजा है, लेकिन हम उनके प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हाउस 6 महीने के बाद लग रहा है, मगर आप ये देखिए, हमने प्रोटेस्ट किया कांग्रेस और इंडिपेंडेंट ने कि हाउस लगना चाहिए। आप ये भी देखिए, जनता को ये भी पता होना चाहिए, हम जो कॉरपोरेटर चुन के आए हैं कि लोगों की जो डिमांड है, वार्डों की डिमांड है, जो हमने वादे पूरे किए थे, उनसे जो कहा था हम बनेंगे, जीतेंगे, हम आपकी गलियाँ, नालियाँ, स्ट्रीट लाइटें, आपके काम करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जम्मू की डोगरों की बात करेंगे, मगर ऐसा काम नहीं हो पा रहा है। एक साल में सिर्फ 7 या 8 बार हाउस लगना, 3 साल हो गए हमें कॉरपोरेटर बने हुए, सिर्फ 8 बार हाउस लगा है। बताइए, ये हाउस अगर लगा रहे हैं, ये तो एक मजाक है, डेमोक्रेसी का मजाक बना के रखा हुआ है कि हम जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कॉरपोरेटरों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर ये हाउस सिर्फ मोबाइल में लगेगा तो हम अपने मुद्दों की बात क्या करेंगे। कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं हमने पहले भी आवाज़ उठाई है, लगातार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ मिलकर के कांग्रेस ने बार बार ये मुद्दा उठाया है कि जनरल हाउस की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए, ताकि लोगों के कामकाजों या लोगों की समस्याओं को पटल पर रखा जा सके। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसके कारण उनमें खासी नाराजगी है। जी, 5 महीने के बाद जो हमारे को मैसेज आया है कि 5 महीने के बाद वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हाउस कंडक्ट किया जाएगा, और जो कि जिसका ड्यूरेशन सिर्फ 2 आवर्स रहेगा। मुझे लगता है कि 5 महीने के बाद, बार बार प्रोटेस्ट करने के बाद, बार बार रिमाइंडर्स और बार बार रिक्वेस्ट लेटर्स देने के बाद, जो ये 5 महीने को जनरल हाउस लग रहा है और 2 घंटे की वर्चुअल मीटिंग के थ्रू, मुझे तो मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कैसे 75 वार्ड्स की, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो 75 वार्ड्स के इश्यूज़ हैं, वो 2 घंटे में कैसे केटर हो पाएंगे। अगर आप बात देखें तो 74th अमेंडमेंट जो कुछ पार्शली इम्प्लीमेंट हुई है, उसमें आप देखें अभी हमारे कितने सारे इश्यूज़ हैं। अभी पिछले दिनों हमने ड्रेनेज सिस्टम की क्या हालत है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा जम्मू का जो चंद बारिशें पिछली बार आई, उसने सब बता के रख दिया कि हमारा जम्मू ड्रेनेज सिस्टम में कहाँ स्टैंड करता है। वो एक कितना मेजर इशू है। स्ट्रीट लाइट्स का जो MOU हुआ था EESL के साथ, आज वो भी जो है 100% नहीं इम्प्लीमेंट हुए वार्ड्स में, उसकी भी लाइट्स नहीं हुई। अगर मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पार्क्स की बात करूं, फ्लोरिकल्चर से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 8 महीने पहले पार्क्स तो ट्रांसफ़र हो गए, उसमें 300-400 पार्क्स ट्रांसफ़र हो गए, रोटरीज ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन आज पार्क्स को मेंटेन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। दर्शकों, जब हमने मेयर से बात की, चंद्रमोहन गुप्ता से बातचीत की, तो उनका तर्क था कि SOP को फॉलो करने के लिए ये वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग जरूरी है, वो जानते हैं, उन्होंने माना भी है, मीटिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोविड-19 की 3rd वेव ना आ जाए, उसकी चपेट में लोग ना आ जाए, इसके चलते वर्चुअल मोड को ऑप्ट किया गया है। क्या कहूँगा, यही जो कोविड के कारण ही जो SOPs हैं पूरे देश के अंदर, उसको भी हमने फॉलो करना है। तो 25 का अभी तक सरकार ने रखा हुआ SOP। हम ये होश लगता है, बाकायदा मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं, सारे रिकॉर्ड में आता है, इसलिए 75 कॉर्पोरेटर हम हैं, 25, 30, 50 लोग और हो जाते हैं जो हमारा स्टाफ सारे डिपार्टमेंट मिला के। अब 74 अमेंडमेंट में भी हो गई है, PHE डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर सारे आ गए हैं। तो हर पार्षद को जो होता है कि अपने प्रश्न का उत्तर मिले। जब वो कोई उत्तर देने वाला नहीं हो तो उसका कोई होश लगाने का कोई औचित्य नहीं रहता है।
इसलिए इसको आज पूरा देश वर्चुअल पे चल रहा है, वर्चुअल मीटिंग चल रही है, वर्चुअल पेपरलेस हो गया आज हम लोग भी ने भी कॉर्पोरेशन अपनी 14-15 जो हमारी एनओसी ऑनलाइन कर दी हैं, इसीलिए कल जो हम होस्ट लगा रहे हैं शाम को 2 से 5 उसका समय रखा है, तो इसीलिए वर्चुअल लगा रहे हैं। जो कोई मन में बात है वो आदमी कर सके और उसमें उसका जवाब जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वो जवाब देगा। आने वाले समय में हम होस्ट जिस तरह पहले लगाते थे जैसे ही SOP लो होगी, और मुझे ये भी सुनने DC साहब को हमने अप्रोच किया है कि जिसकी डबल डोज हो गई है आने वाले दिनों में हम उसको जिनकी 2-2 डोज हो गई है हम फिर वर्चुअल छोड़ के हम ऐसे भी होस्ट लगाएंगे, होस्ट आगे भी लगाते हैं, आप भी लगाएंगे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे त्रिलोचन सिंह वजीर की, जो फॉर्मर MLC रह चुके ट्रांसपोर्टर्स से और साथ ही साथ गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उत्तरी दिल्ली के दारापुर इलाके में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उनके बताया जा रहा है कि उनको 3 तारीख को कनाडा जाना था अपने परिवार, अपने बच्चे से मिलने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए, जबकि वो नहीं पहुंचे तो जम्मू कश्मीर पुलिस को इत्तला की गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तालमेल बनाया दिल्ली पुलिस के पास। तो उसके बाद उनके शव को वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों से बरामद किया गया। आपको बताते चले ये पॉपुलर ट्रांसपोर्टर्स थे और गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड में उनका सक्रिय रोल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे चुनाव लड़े थे कैंट से और साथ ही साथ MLC भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से रहे थे। हमारे दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगा। यह गिरदावर नेता जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का गिरदावर नेता था, जो आज हमारे बीच में नहीं रहा, हमारी पार्टी को बहुत बड़ा एक झटका महसूस किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कि नेता की भरपाई कभी हो नहीं सकती। आने वाले दिनों के अंदर हमें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जैसे गिरदावर नेता को ढूंढना और तैयार करना बहुत मुश्किल की बात है। सर, कारण क्या है कि 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कोई भी जानकारी सामने नहीं, आज रात को जानकारी प्राप्त हुई? जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन घर वालों से आई थी कि 2-3 तारीख के ये यहाँ से विदेश की तरफ जाना चाहते थे, कनाडा में जो उनके बहू और बेटा वहाँ रहते हैं, वहाँ कोई फंक्शन था इनके घर में बच्चे का, सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। दिल्ली के अंदर जब ये पहुँचे हैं तो वहाँ जो साथी लोग थे, हमने ये सुना कि गरदारी कर दी है। गरदार जब कोई भी बन जाए तो क्या कर सकता है इंसान। इस घड़ी में आपको हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो यही चाहते हैं, कहते हैं और उस प्रभु के आगे, अल्लाह के आगे, वाहे गुरु के आगे यही अरदास करते हैं कि अगर वो जो खबर आई है वो झूठी हो और वो जहाँ भी हों तंदुरुस्त हों, अच्छे हों, तो हमारे पास अभी कोई। दर्शकों, दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि डिकम्पोज बॉडी मिली है और ये कहना कि किस कारण उनकी मौत हुई ये भी नहीं कहा जा सकता, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हालांकि उन्होंने माना कि 2 एब्सकॉन्डर हैं, दरवाजा बाहर से बंद था। तारीख को दिल्ली आए थे, अपनी फैमिली से मिलने कनाडा जा रहे थे। शाम की 2 तारीख की इनकी कनाडा की फ्लाइट थी जो ये कैश नहीं कर पाए। बॉडी जो यहाँ से मिली है वो डिकम्पोज बॉडी है। कॉज ऑफ डेथ अभी क्लियर नहीं है, वो पोस्टमार्टम में क्लियर कर पाएंगे क्योंकि बॉडी जो है वो हाईली डिकम्पोज है। ये हमें इन्फॉर्मेशन आई थी जम्मू पुलिस से कि इस तरीके से यहाँ पर डेड बॉडी हो सकती है, क्योंकि इनकी फैमिली वरिड हो गई कनाडा में जब ये पहुँचे नहीं, तो उन्होंने हरदीप सिंह जिनका ये फ्लैट है, जिन्होंने रेंट पर लिया था, उनसे पूछा कि कहाँ रह गए, तो उन्होंने बताया कि फ्रैंकफर्ट से उनको 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन कर दिया। जब वो काफ़ी टाइम तक ही नहीं पहुँचे तो हरदीप सिंह से वापस बात करने पर उनको ऐसा शक हुआ और उन्होंने जम्मू पुलिस को बताया, तो
तो वहाँ से हमें ये इतला आई था कि उन्होंने लोकल लोगों को ये बताया हुआ है कि वो तहसीलदार के एग्ज़ाम की और जुडिशल ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। हरप्रीत सिंह यहीं रहते थे, इसके पहले नई दिल्ली के एरिया में रहते थे। Are you trying to seek information from the FIRs that whether he had also left the country or not? We are investigating it from all possible angles. तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।